हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप 16 एलिमेंट में प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बातें प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड के बारे में कर ली थी। जैसे हम लोगों ने स्टेट के बारे में बात किया था, हाइड्राइड का स्टेट कैसा होगा। जैसे मैंने बोला था आपको कि H2 जो है आपके पास में लिक्विड फॉर्म में होगा, और नहीं तो सभी के सभी जो हाइड्राइड से बाकी वो आपके पास में गैसियस फॉर्म में हुआ करते थे। फिर हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात की थी। फिर हम लोगों ने वोलेटाइल कैरेक्टर के बात की थी। आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड में स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड्स। तो हमारे पास में सबसे पहले हाइड्राइड कौन कौन से थे, देखो H2O, H2S, H2Se और H2Te। तो ये कुछ हाइड्राइड्स हमारे पास में अवेलेबल हैं। ठीक है, यदि हम लोग स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर कैसे पता करेंगे। देखो तो हमारे पास में यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6/2। तो कितना आ गया हमारे पास में, नेट रिजल्टेंट कितना आ गया भैया, 4। ठीक है, 4 पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता था सबसे पहले सर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ये बात तो कंफर्म हो गई। अच्छा, हमारे पास में टोटल पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखो यहाँ पर टोटल पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। ठीक है, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर, 2। ठीक है, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 2। और लॉन पेयर कितने आ गए भैया हमारे पास में सर, 2। ठीक है, अब देखो 4 पर ज्योमेट्री कौन सी होती थी सर, तो 4 पर ज्योमेट्री होती थी टेट्राहेड्रल है ना। और ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन हमारे पास में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती थी, बनाओ एक बार जल्दी से। तो देखो सेंट्रल एटम कौन हो गया यहाँ पर, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हो गया हमारे पास, चलो पहले एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंट्रल एटम ए। तो टेट्राहेड्रल कैसा होता था सर, कुछ इस तरीके का, है ना। अब कितने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है भैया हमारे पास में, 2। तो हम लोग शेप कैसा बनाएंगे इसका, देखो शेप कैसा बनाएंगे, देखो यहाँ पर हो गया हमारे पास में ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया। ठीक है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखा दिया हम लोगों ने, है ना। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसका शेप बना सकते हैं। ठीक है, शेप और ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। देखो शेप मीन्स जहाँ पर आपके पास में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। ठीक है ना, शेप के अंदर में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सॉरी शेप के अंदर में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और ज्योमेट्री के अंदर में आपको लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते हैं। आई रिपीट अगेन कि शेप के अंदर में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, दिस इज द शेप। शेप कैसी आई इसकी, वी शेप और बेंट। ठीक है, बेंट। ठीक है, अच्छा शेप के अंदर में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं हमें, और ज्योमेट्री के अंदर में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात, अब सबका क्या कहते हैं, आप किसी का भी उठा के देख लो तो आपको हर बार जो है शेप जो मिलेगी वो आपको ऐसी ही मिलेगी, वी शेप और बेंड शेप मिलेगी, लेकिन ज्योमेट्री भी आपको वही टेट्राहेड्रल दिखाई देगी। ठीक है, तो कैसे निकालना है, इन सभी के पास में जो है 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। ठीक, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि इनके पास में ज्योमेट्री कौन सी है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। ठीक है, अच्छा अब यहां से एक बात और भी समझ में आती है सर, यहाँ पर जो है आपके पास में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इनके बीच में कुछ एंगल भी बनता होगा, दैट मीन्स बॉन्ड एंगल। तो अगली बात करते हैं अपन लोग किस पे, बॉन्ड एंगल पे। स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया होगा मे बी। चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं किससे, बॉन्ड एंगल। अच्छा, तो बॉन्ड एंगल किसके ऊपर डिपेंड करता है, द बॉन्ड एंगल इज ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, है ना। ऐसे ही तुम लोगों ने सीखा था। ठीक है, सबसे ज्यादा रिपल्शन कहाँ पर होता है, हम लोग जब 11th क्लास में थे केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने क्या सीखा था कि सबसे ज्यादा रिपल्शन कहाँ पर, लोन पेयर पे। फिर कहाँ पर होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन होता है, और फिर कहाँ पर होता है, बॉन्ड पेयर पे, है ना। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन यहाँ पर हो रहा है। अच्छा जी, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इसका स्ट्रक्चर बनाया था। तो स्ट्रक्चर कैसा बन के आया था हमारे पास में, बेंड शेप बन के आया था कुछ ऐसा। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब हमें ये पता करना है कि सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसका होगा। तो चलिए बॉन्ड एंगल पता करने के लिए सबसे पहले क्या देखें, हम लोग यदि डाउन द ग्रुप चल रहे हैं, एज यू मूव डाउन द ग्रुप, तो साइज ऑफ द सेंट्रल एटम, साइज ऑफ, इसको मिटा रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज। ठीक है, साइज जो होगा वो सेंट्रल एटम का क्या करेगा भैया, इंक्रीज करेगा। यदि साइज इंक्रीज कर रहा है तो हमारे पास में क्या होगा, बॉन्ड लेंथ जो होगा वो भी तो बढ़ेगा। सिंपल सी बात है सर, ये तो बॉन्ड लेंथ बिटवीन द रिस्पेक्टिव एटम्स, ठीक है, मतलब रिस्पेक्टिव एटम कौन कौन है आपके पास में, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, जो आपके पास में 16 ग्रुप एलिमेंट और हाइड्रोजन जो है उनके बीच का बॉन्ड लेंथ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ बिटवीन द रिस्पेक्टिव
रिस्पेक्टिव एटम्स इंक्रीज। अच्छा, अब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा तो देखो रिपल्शन कब मैक्सिमम होगा, जब दोनों के दोनों लोन पे, जब हमारे पास में बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, दैट मीन्स साइज, जब साइज बहुत छोटा होगा तो रिपल्शन मैक्सिमम होगा, और जितना ज़्यादा रिपल्शन मैक्सिमम होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल बन के आएगा। लेकिन जब साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, तो रिपल्शन क्या हो गया, ठीक है, ड्यू टू विच रिपल्शन बिटवीन लॉन पेयर एंड लॉन पेयर बॉन्ड पेयर डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से हमारा बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। दस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस एज यू मूव डाउन द ग्रुप, ठीक है, बॉन्ड एंगल जो होगा आपका डिक्रीज करता दिखाई देगा जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे। जैसे कि देखो मेरे पास में यहाँ पर लिखा हुआ था H2O, है ना, हम लोगों ने कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ पर एक लोन पेयर है, यहाँ पर एक लोन पेयर है। तो देखो अब ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा होता है ना, जब साइज छोटा होगा देखो इन दोनों लोन पेयर में और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन मैक्सिमम होगा। जितना रिपल्शन मैक्सिमम होगा यहाँ पर इन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा रिपल्शन मैक्सिमम होगा उतना ही ज़्यादा बड़ा एंगल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एंगल कितना देखने को मिलेगा आपको, 104.5 डिग्री, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपका एंगल जो होगा वो डिक्रीज करता दिखाई देगा। जैसे H2S के अंदर 92 डिग्री का एंगल के आसपास दिखाई देता है, फिर नीचे और भी कम दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमारे पास में रीजन क्या था, भाई बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, रिपल्शन उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारे पास में डिक्रीज करेगा, ड्यू टू विच द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर डिक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो क्वाइट सिंपल इट इज, बहुत बड़ी बात नहीं करनी है, बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हैं, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बॉन्ड एंगल के बाद में हमारे पास में है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। अब इन सभी हाइड्राइड में से किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, इन सभी हाइड्राइड में से बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी। चलिए तो पहली बात करते हैं अपन लोग बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। अच्छा जी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी हमें देखना है किसका, हाइड्राइड्स का। कौन कौन से हाइड्राइड्स थे हमारे पास में, H2O, H2S, ठीक है, H2Se और H2Te, ये कुछ हाइड्राइड्स हमारे पास में अवेलेबल है। चलिए डाउन देखो, इस पूरे जब भी आप है ना प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ग्रुप वाइज प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, या हाइड्राइड की प्रॉपर्टी या ऑक्साइड की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, किसी भी रिस्पेक्टिव ग्रुप के अंदर सबसे अच्छा दोस्त जो होगा आपका, सबसे अच्छा साथी जो है आपका यहाँ पर साइज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फिर से डाउन द ग्रुप चलते हैं। डाउन द ग्रुप चलेंगे तो देखो क्या होगा, फिर से साइज जो होगा आपके पास में, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज करेगा। बोला हाँ सर साइज तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यदि साइज इंक्रीज करने लग जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या करेगा, अभी सीखा था अपन लोगों ने, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, BL बोले तो बॉन्ड लेंथ। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है ना, मतलब बहुत घटिया है, ध्यान रखना। अच्छा जी, तो बॉन्ड लेंथ जो होगा आपके पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज के, दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ भी आपका क्या करेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। अच्छा, अब जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो देखो एक एटम, पहले क्या था आपके पास में, दो एटम्स हैं, जैसे हाइड्रोजन, ये हो गया आपके पास में हाइड्रोजन और ये हो गया आपके पास में ऑक्सीजन। जब बॉन्ड लेंथ कम था तब ज़्यादा डिसोसिएशन इंथैल्पी होगी, ठीक है, या फिर बॉन्ड लेंथ आपके पास में यहाँ पर H2T है तब ज़्यादा डिसोसिएशन इंथैल्पी होगी। जब एटम बिल्कुल क्लोजर टू ईच अदर होते हैं तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है कि नहीं, और जब एटम्स दूर दूर हो जाएंगे तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी अच्छे से, ठीक है ना। अच्छा, जब इसकी वजह से क्या होगा, ओवरलैपिंग बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव एटम्स इज डिक्रीजेज, है ना, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। तो क्या लिख देंगे अपन लोग, ओवरलैपिंग जो हो रहा है यहाँ पर, ओवरलैपिंग बिटवीन द रिस्पेक्टिव एटम्स, बिटवीन द रिस्पेक्टिव एटम डिक्रीजेज, ठीक है। अच्छा, ओवरलैपिंग डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर क्या समझ में आया भाई, ओवरलैपिंग यदि डिक्रीज करने लग जाएगा तो इसका मतलब क्या समझ में आया हमें कि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी जो होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन
ये मैं सिर्फ ऐसा लिख देता हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी हमारी डिक्रीज करती दिखाई देगी। अब वो क्यों सर? देखो जब बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, ओवरलैपिंग कम हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वहाँ पर बॉन्ड को तोड़ने के लिए या फिर बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है तो इसीलिए तो कह रहे हैं भैया बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी घट गया आपका डाउन द ग्रुप जाके। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी, कुछ ज़्यादा नहीं करना था कि साइज आपके पास में बहुत ज़्यादा हो रहा है डाउन द ग्रुप जाने के बाद में, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, ओवरलैपिंग अच्छी खासी हो नहीं रही है, स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा नहीं। ठीक है, मतलब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा नहीं। ठीक है, इस वजह से आपका बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो होगा वो आपको कम दिखाई देगा। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, बहुत इजी सी है, रट्टे मारने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे पी ब्लॉक में खासकर। ठीक है, ना ही रिएक्शंस के लिए, अभी तो रिएक्शन पोर्शन आया ही कहाँ है, अब तो आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं जी। आगे क्या है हम लोगों के पास में? अगला टॉपिक करते हैं। अगला हमारे पास में है थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, अगला है हमारे पास में थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी। अच्छा जी, तो थर्मल स्टेबिलिटी हमें फिर से किसकी देखनी है? हाइड्राइड्स की। तो देखो फिर से लिखते हैं हाइड्राइड कौन कौन से थे सर? H2O, H2S, ठीक है, H2SE और H2TE। हम लोगों ने सबसे पहली बात क्या की थी कि हमारे पास में यदि हम लोग H2O को देख रहे हैं तो H2 किसकी फॉर्म में था सर? लिक्विड की फॉर्म में। और सभी किसकी फॉर्म में थे? और सभी हाइड्राइड्स किसकी फॉर्म में थे? बेसिकली गैसेस फॉर्म में थे। तो थर्मल स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सबसे पहले देखो डाउन द ग्रुप फिर से चले तो क्या होगा? साइज बढ़ेगा, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सेंट्रल एटम कौन? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलिनियम, ये साइज बढ़ रहा है इनका, एक बात। दूसरी बात क्या भैया आपके पास है? बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा था, बॉन्ड लेंथ सब कुछ लिखो, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है आपका। और क्या हो रहा था? अभी पढ़ के आए थे, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी डिक्रीज कर रहा था आपका, है ना। अच्छा, इसकी वजह से क्या होगा? स्टेबल, ड्यू टू विच स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बाय, हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीजेस। ठीक है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन ही अच्छा नहीं है। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? थर्मली स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होगा? हीट करने पर सबसे ज्यादा कौन स्टेबल? तो देखो जिसका साइज सबसे छोटा है, बॉन्ड लेंथ सबसे कम है ना, और जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, तो सर वो कौन होगा? सर आपके पास में होगा H2O। और सबसे कम कौन होगा सर? H2TE। तो क्या हुआ? हमारी थर्मल स्टेबिलिटी भी जो होगी वो क्या करेगी? डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। दस थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। अच्छा, डिक्रीजेस हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, आगे होगी बात समझ में। तो आपका ऑर्डर क्या बन जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी का? ऑर्डर ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी थर्मल H2O की, फिर किसकी होगी? H2S, फिर किसका होगा भैया आपके पास में? H2SE, और फिर कौन होगा आपके पास में? H2TE। ठीक है, लो जी भैया, क्वाइट सिंपल, वेरी इजी, है ना। अच्छा, बिल्कुल क्लियर हो गया ये तो सर। तो आपके पास में देखो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब सीधा सिंपल सा होता है कि भाई हीट करने पर सबसे ज्यादा, अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। मैंने पहले ही बोला आपको, एक इंडिकेशन दे दिया भाई, ये तो लिक्विड की फॉर्म में और सभी गैस की फॉर्म में थे। ठीक है, अब तुम्हारा दिमाग जाएगा कहाँ पर? सर आपने तो क्या कहते ग्राफ कुछ ऐसा बनाया था, राइट कर्व बनाया था आपने तो, है ना। यहाँ पर आपने H2O रखा था, यहाँ पर H2S रखा था, यहाँ पर H2SE रखा था, और यहाँ पर H2TE रखा था। तो इस हिसाब से सबसे लीस्ट थर्मल स्टेबल कौन होना चाहिए था हमारे पास में? H2S हमारे पास में सबसे लीस्ट थर्मल स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं लिखा सर आपने। कंफ्यूजन मत रखो, यहाँ पर डोमिनेटिंग कैरेक्टर में कौन है? बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। तो जिसकी सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होगी वही सबसे कम थर्मली स्टेबल होगा। सबसे कम मतलब लीस्ट स्टेबल, ये रहा अपना। ठीक है, अच्छा, मत इस बात से एक बात बड़ी समझ में अच्छे से आ जाती है। देखो यदि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी डिक्रीज कर रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते थे कि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, लिख सकते हो आराम से। ठीक, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। बड़ा आसान सा सर हो गया ये तो, अब बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा याद ये तो।
ठीक है, दिमाग में बैठा लो अच्छे से, ठीक है, रट्टा मत मार लेना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या देखते हैं हम लोग अब? आगे हमारे पास में है एसिडिक करेक्टर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? एसिडिक करेक्टर। फटाफट फटाफट प्रॉपर्टीज को जल्दी जल्दी करते हैं, फिर अगले वीडियो में फिर से कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला है हमारे पास में एसिडिक करेक्टर। अच्छा जी, एसिडिक करेक्टर का मतलब यहाँ से क्या देखना है हमें? देखो H2O, कौन कौन से हाइड्रेट थे पहले बोलो। H2S, फिर कौन है H2SE, फिर कौन है आपके पास में H2TE। अब देखो फिर से आपका सबसे अच्छा फ्रेंड कौन? सर साइज ऑफ द सेंट्रल एटम क्या होगा? डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करेगा। साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज एज यू मूव डाउन द ग्रुप, पहली बात। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या हो गया? बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ हाँ सर बढ़ रहा था, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन हाँ ऐसे लिख देते हैं ना, BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। एक अच्छा एसिड कौन? एक अच्छा एसिड वो होता है जो अपना H+ आयन फटाफट रिलीज करे और जिसका एनायन स्टेबल होता हो, ठीक है। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, एक अच्छा एसिड वो होगा जो अपना H+ आयन फटाफट दे दे, एक बात। और दूसरी बात क्या होगी उसके पास में? उसका एनायन स्टेबल होता हो। और एनायन कब स्टेबल हो जाता है? जब उसका साइज बड़ा होता हो। तो साइज सबसे बड़ा किसका है? ये देख लो एक बार, है ना, ठीक है। तो क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपके पास में क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। साथ साथ में आपका थर्मल स्टेबिलिटी, ये भी लिख दो, थर्मल स्टेबिलिटी क्या कर रहा था? डिक्रीज कर रहा था, ठीक है। अच्छा, वैसे ये लिखने की कोई जरूरत भी नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं है, लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि एक मैंने क्या बोला भाई, एक स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जो अपना H+ आयन जल्दी डोनेट कर दे। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा कहाँ पर है? यहाँ पर सर। तो सबसे कम डिसोसिएशन एंथैल्पी यहाँ पर होगी, तो फटाक से अपना H+ आयन देगा। देखो H2TE है, इसको यदि हम लोग डिसोसिएट करें तो क्या देगा अपने को? एक तो H+ आयन देगा, प्लस में HTE माइनस। तो देखो इसका एनायन सबसे बड़ा है, तो एनायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और H+ आयन भी दे रहा है। H2 जल्दी अपना क्या कहते हैं H+ आयन देगा नहीं, क्योंकि वहां पर कौन सा बॉन्ड है? कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जल्दी ये छोड़ेगा नहीं इसको। हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, ठीक है, तो जल्दी डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जल्दी डिसोसिएट हो गया, इसलिए हमारा ऑर्डर क्या होगा कि हमारा एसिडिक करेक्टर जो होगा डाउन द ग्रुप वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हेंस एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेज एज यू मूव डाउन द ग्रुप। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा हमारा? सबसे कम हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक H2TE, ठीक है, फिर H2S, और फिर कौन होगा हमारे पास में? H2SE, और लास्ट में कौन होगा? H2TE। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर, ठीक है, ठीक है। ये हमारा एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर हो गया, ठीक है। अच्छा, लिख सकते हो बड़े आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, बस छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी। और देखो जिस तरीके से हम 16th ग्रुप में कर रहे हैं ऐसे ही आप 17th ग्रुप में भी करेंगे अपन लोग, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल से फेनोमेना हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में है लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक, अगली प्रॉपर्टी हमारे पास में रिड्यूसिंग करेक्टर, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं रिड्यूसिंग करेक्टर। बस छोटा सा एक काम करना है आपको, एसिडिक करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग करेक्टर, RC लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। R बोले तो रिड्यूसिंग, C बोले तो करेक्टर, ठीक है। तो अब जरा देखो रिड्यूसिंग करेक्टर भी क्या करेगा? डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास रिड्यूसिंग करेक्टर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा H2TE, फिर कौन हो जाएगा? H2SE, ठीक है भाई। यहाँ पर तो गड़बड़ लिख दिया हम लोगों ने, है ना, यहाँ तो कुछ गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने। गड़बड़ क्या कर दिया सर कि पहले तो ये आएगा सर H2SE आएगा, और फिर यहाँ पर H2 आएगा। एक मिनट रुकना, एक मिनट, इसको फिर से लिखते हैं। सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर किसका था? सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर हो जाएगा H2TE का, फिर H2SE का, फिर H2S का, और फिर हो जाएगा H2O का। गड़बड़ हो गया था, अब ठीक कर लेना इसको, ठीक है। अब इसको ठीक कर लेना यहाँ पर, हाँ अब ठीक है। वहाँ पर सल्फर लिख दिया था ना गलती से, छोटा सा मिस्टेक हो गया, ये तो बड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा था। चलिए, तो आपके पास में क्या हो जाएगा? बोला वही होगा मेरे ख्याल में। चलिए,
तो आपके पास में क्या हो जाएगा, देखो H2TE, H2SE, फिर यहाँ पर H2S और यहाँ पर कौन हो जाएगा H2O। तो सबसे कम लीस्ट रिड्यूसिंग करेक्टर किसका होगा, H2 का, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, H2TE का। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो बातें समझ में आती हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी आपकी हाइड्राइड्स की। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको सबको समझ सकते हो। यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए बेटा माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, स्लिप ऑफ टंग। ओके, थैंक यू।